दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका प्रतिदिन हिंदी और संस्कृत का टेस्ट लेती हूं, जिसमें हम 25 से 30 क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास को बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे आपका आकलन होता रहे। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसमें गाइस पूछा क्या जा रहा है, अशुद्ध हैं। तो इस बात पर आपको फोकस करना है कि इसमें पूछा क्या है। तो अशुद्ध पूछा है। इसमें क्या पूछा है? अशुद्ध। द्रष्टव्य, शाश्वती, किंवदंती, यशोकाय, अधोपतन, प्रियदर्शनी, द्रवीभूत, मिष्टान, तद्दीन, पश्चाताप, विद्युत्ता और वैवनस्य। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल है। वैसे आपको 12 शब्द शुद्धि याद कर सकते हो आप। इसमें से एक क्वेश्चन है, लेकिन 12 क्वेश्चन बनना है। एक में से 12 क्वेश्चन आपको बनाए हैं। तो द्रष्टव्य बिल्कुल सही है, शाश्वती भी बिल्कुल सही है, किंवदंती बिल्कुल सही है। अब यदि आपको एक वर्ड आता अधोपतन, तो अक्सर हम एग्जाम में देखते भी हैं और इसको पढ़ते भी हैं। अधोपतन शब्द एक ऐसा है जो इसमें आपको आता ही है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये आपको आना ही चाहिए। बाकी आए ना नहीं आए, तो इसी से आप राइट आंसर कर सकते हो। अधोपतन है, इसको हम लिखते हैं अधः पतन। अधः क्या लिखते हैं गाइज? अधः पतन। इस प्रकार से लिखते हैं अधः पतन। तो अधोपतन हो गया। इसमें जो विसर्ग है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। यदि कै खे, किस प्रकार से, यदि कै खे पे फे आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। यशोकाय, इसमें भी कै आ रहा है तो ये यश है, काय बनेगा। प्रियदर्शनी शुद्ध, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, कौन सा शब्द आगम व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरूर फोकस करें। अब आपको बताना है कि आगम व्यंजन संधि आपने पढ़ी होंगी। आगम व्यंजन संधि कौन सी है? तो आच्छादित, परिष्कृति, प्राणी शास्त्र और संस्क्रिया। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? आगम का मतलब है, आगम संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, आगम वो होते हैं मित्रवत। आगम कैसे होते हैं? मित्रवत, मित्र की तरह होते हैं। जिसमें जैसे कि छ है, उसके आगे च का आगम हो गया। कै है, उसके आगे से का आगम हो गया। इस प्रकार से ये होते हैं आगम। अब इसमें आच्छादित में च का आगम हुआ है, ये तो है। परिधन कृति, परिष्कृति, तो ये भी है, से का आगम हुआ है इसमें। संस्क्रिया, समधन क्रिया, इसमें भी शय का आगम हुआ है, तो ये है। लेकिन प्राणी शास्त्र में किसी का भी इसमें आगम नहीं हुआ है, किसी भी वर्ड का आगम नहीं हुआ है। ये कैसी संधि है? नैलोप संधि। नैलोप संधि है, नैलोप व्यंजन संधि। क्योंकि आपको पता है प्राणिन शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, प्राणन, प्राणिन धन शास्त्र से बनता है प्राणी शास्त्र। नेक्स्ट, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प का चयन कीजिए। हमेशा क्वेश्चन में आपको पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? अनुचित विकल्प जो उचित नहीं है वो बताना है। पशु बलि, पशु के लिए बलि। गाइज आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें। कर्मच्युत, कर्म से च्युत, षड गुण, 6 गुणों का समूह। महारानी महती है जो रानी। तो बताइए कौन सा होगा? ये तो वेरी सिंपल है। देखो, महारानी, रानी शब्द पुल्लिंग नहीं है, कैसा है? स्त्रीलिंग। यदि महाराजा होता तो महान है जो राजा होता, और रानी शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। तो महान का स्त्रीलिंग रूप क्या बनता है? महती। इसे आप ध्यान रखें। महासागर, महान है जो सागर होता, और यदि मैं बोल देती महानदी तो महती है जो नदी होता। तो महती है जो रानी, बिल्कुल सही है। षडमुख, 6 गुणों का समूह, बिल्कुल सही है। द्विगु समास हो गया, क्योंकि समूह है इसमें, तो समूह का बोध किस में होता है? द्विगु समास में। कर्म से च्युत, मतलब च्युत का मतलब है यहाँ पे अलग होना, तो इसमें अपादान हो गया। पशु बलि, ये बिल्कुल गलत है। गलत कौन सा है? दूसरा विकल्प। क्यों? पशु बलि, पशु के लिए बलि कौन देता है? आप दे दोगे? किसी पशु के लिए बलि नहीं दी जाती, पशु की बलि होती है। इसमें वो होगा, वो संबंध तत्पुरुष समास। पशु की बलि होता है। क्या होता है? पशु की बलि, ना कि पशु के लिए बलि का अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ? बलि पशु, बलि के लिए पशु। तो इसका जो समासिक पद बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, बलि पशु। तो ये तो होगा पशु के लिए बलि, और पशु बलि, पशु की बलि।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो बताइए। व्याकरण उपसर्ग और संधि प्रक्रिया से निर्मित है। स्वाभिमान दो उपसर्गों से निर्मित है। बहुयाजी विदेशी भाषा के उपसर्ग से निर्मित है। अध खिला तद्भव उपसर्ग अध से नियुक्त है, निर्मित है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। देखो व्याकरण शब्द बी उपसर्ग है इसमें, आ धन क्रय धन अन, अन क्या है इसमें? प्रत्यय है, तो बी उपसर्ग हो गया। बी जब आए तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है? यड़ संधि, तो दोनों प्रक्रिया से निर्मित है, ये तो सही है। श धन अभी धन मान, तो ये भी दो उपसर्ग हो गए, ये भी बिल्कुल सही है। अध खिला आधा है जो खिला, खिला होगा ये, खे कर लेना इसको। आधा है जो खिला तद्भव है, बिल्कुल सही है। बहुयाजी विदेशी भाषा का है, नहीं। बहु का मतलब होता है बहुत, तो ये किसका है? तद्भव का। किसका है? तद्भव का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, किस विकल्प को रेखांकित पद व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? कैसी संज्ञा गाइज? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, वो बताना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यदि किसी की तुलना किसी से की जाए वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, ना कि व्यक्तिवाचक। तुलना के भाव में जातिवाचक संज्ञा का प्रसंग होता है। अल्पास पर्वत यूरोप का हिमालय, इसमें भी तुलना की जा रही है, ये भी जाति में गया, ये भी जाति में गया। आज गली गली में सचिन तेंदुलकर हैं, तो गली गली में सचिन तेंदुलकर हैं, ये भी जाति में गया, क्योंकि इसमें भी तुलना की जा रही है। सचिन से तुलना की जाए, गली गली में बहुत सारे हो गए, तो जाति में। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेताजी हम किसी एक ही व्यक्ति को बोल सकते हैं जिसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो एक ही होगा। तो नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऐसे मैंने आपको सामने नेताजी का नाम लिया तो आपके माइंड में सीधा का सीधा इमेज सुभाष चंद्र बोस की बनेगी, किसी और नेताजी की नहीं बनेगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ विकल्प। किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है? तो ध्यान रखना क्या पूछा जा रहा है? विशेषण। और किससे निर्मित पूछा जा रहा है? संज्ञा से निर्मित। पशुत्व और यौवन, कौटिल्य और चालाकी, सुगंधित और दानवीय, अहंकार और निजता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो काटते हुए चलते हैं, क्रॉस सिस्टम। अहंकार, अहेम धन कार और निज धन ता, तो ये तो किससे निर्मित हो गई? निज, निजवाचक सर्वनाम होता है, तो ये तो सर्वनाम से निर्मित हो गए, काट दो। चालाकी किससे बना है? चालाक में जब मैंने ई प्रत्यय जोड़ा तो बना चालाकी, चालाक लड़का, चालाक लोमड़ी, तो ये भी कट गया। पशुत्व आपको दिख ही रहा है, पशु में जब मैंने त्वे प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा? त्वे। त्वे आपको दिखते ही आपको भाववाचक संज्ञा करनी है गाइज, क्या करनी है? भाववाचक संज्ञा। त्वे आ जाए, ये आ जाए, कौटल में भी भाववाचक संज्ञा होगी। तो पशु वैसे तो संज्ञा है, पशु में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन त्वे जैसे ही जुड़ा तो ये भाव में कन्वर्ट हो गई। तो इसमें तो पूछा गया था विशेषण, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ऐसे काटते हुए आप जा सकते हो। सुगंधित और दानवीय, ये दोनों ही विशेषण से संज्ञा से निर्मित क्या हैं? विशेषण हैं। संज्ञा से निर्मित क्या हैं गाइज? विशेषण हैं। देखो आप बोल के देखो, सुगंध द्रव्य, द्रव्य सुगंधित है ना, सुगंध द्रव्य, सुगंध द्रव्य है ना, सुगंधित द्रव्य। दानवीय, दानवीय शक्ति, दानवीय शक्ति, सुगंधित द्रव्य, तो पीछे जुड़ रहा है संज्ञा शब्द, तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प का कथन बताइए। क्रिया के संबंध में कौन सा अनुचित है, जो उचित नहीं है? सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, बिल्कुल सही है। प्रेरणार्थक क्रियाएं किसी के द्वारा कर्ता स्वयं कार्य ना करके के किसी दूसरे पर कार्य को करवाए, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणा दे करके। नहलाए, नहलाना, पेड़ों कटवाना, इस प्रकार तो वो सकर्मक क्रिया बन जाती है, बिल्कुल सही है। काल संबंधी ज्ञान के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त हो तो उसे सजातीय क्रिया कहा जाता है। तो रेड पेन कितना अच्छा लग रहा है। सजातीय क्रिया होती है स माने सात और जाति माने जाति, समान जाति की जब कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के हों तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? आपको पता ही होगा, जैसे चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, है ना, इस प्रकार से लड़ना, लड़ना की भी क्रिया
लड़ाई की भी क्रिया लड़ना है और लड़ी की भी क्रिया क्या है, लड़ना है। चढ़ाई की क्रिया चढ़ना है और चढ़ी की क्रिया भी क्या है, चढ़ना। तो समान जाति की हो गई, इसलिए बिल्कुल सही है। लठियाना, अपनाना, मुठियाना इत्यादि कृदंत है। ये क्या है, यहाँ पर कृदंत क्रियाएं मानी जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कृदंत क्रियाएं नहीं होती हैं। लठियाना किससे बना है, लाठी में जब मैंने इयाना प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय, इयाना प्रत्यय जोड़ा, तो आपको पता है जैसे ही प्रत्यय जुड़ता है तो लास्ट की जो मात्रा होती है वो हट जाती है। अपनाना में मैंने कौन सा जोड़ा, अपना धन आना जोड़ा। मुठियाना में मैंने कौन सा जोड़ा, मोटा में जब मैंने इयाना शब्द जोड़ा तो मुठियाना बना। लठियाना, अपनाना और मुठियाना, तो ये किससे हो गई, ये कोई कृदंत क्रियाएं हैं। ये तो कौन सी है, नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है, तो ये नाम धातु क्रियाएं होंगी, ना कि कृदंत क्रियाएं, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत बताना है आपको। लिंग, काल, वचन संज्ञा के कारक माने जाते हैं। सर्वनाम शब्दों में वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है ये तो। लिंग तथा वचन विशेषण के विकारक हैं, बिल्कुल सही है। काल तथा वाच्य इन दो विकारकों के कारण क्रिया में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तो काल नहीं आता, संज्ञा में काल के अकॉर्डिंग कोई परिवर्तन नहीं होता, विकारक नहीं है, तो पहला ही विकल्प अशुद्ध है। नेक्स्ट, अब कौशलों से संबंधित क्वेश्चन आ गई। कौशलों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। कौशल आपने पढ़े होंगे, LSRW। सुनना और बोलना अमूर्त कौशल है, पढ़ना और लिखना मूर्त कौशल है, सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक है, पढ़ना और लिखना अभिव्यक्तात्मक है। बताइए, देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे याद रख सकते हो आप। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना, इनको याद रखना है आपको। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तो इनका क्रम हो गया है ना, क्रम से पूछ लें। अब आपको याद कैसे रखना है, सुनना पहले याद रखो। सुनना, सुना जाता है ग्रहण करके, ग्रहणन अभिव्यक्ति है ना, तो यह में आएगा ग्राह्यात्मक। तो ग्रहात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, ग्राह्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक, ऐसे याद रखो। ग्रह, अभि, ग्रह और अभि, ऐसे याद रखो। अब आपको पता है सुनना और पढ़ना ग्रहात्मक है, क्योंकि ग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक, पहला और तीसरा किस में जाएंगे, विषम संख्या वाले किस में जाएंगे, ग्रहणात्मक में, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन। ओके, अब देखो, अब आप कर सकते हो इसमें, यदि आपको कहते पढ़ना ग्रहात्मक होता है ना कि अभिव्यक्तात्मक, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पढ़ना तो इसमें आ रहा है यहाँ पर। इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना जो शब्द है वो ग्रहात्मक है और इसमें दे रखा है पढ़ना अभिव्यक्तात्मक, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये गलत। पढ़ना और लिखना मूर्त हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ोगे तो देख करके ही तो पढ़ोगे, आपको दिख रहा है तभी तो आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब मूर्त हुआ। और लिखना, लिख रहे हो और कोई आप देखेगा तो वो भी मूर्त होगा, तो बिल्कुल सही है ये तो। सुनना और बोलना कैसे है, अमूर्त। सुनना और बोलना कैसे होते हैं, अमूर्त कौशल। आई होप आपको समझ आ रहा हो, तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी विकल्प। बिना भाव ग्रहण किए हुए पढ़ने वाले की उपमा उस बोझ ढोने वाले गंधर्व से की जाती है जो पीठ पर लादे हुए बोझ का तो अनुभव होता है पर वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। यह कथन किसका है, तो ये तो आपको याद रखना होगा महर्षि पतंजलि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैस्वर वाचन के संबंध में असत्य कथन पूछा है। स्वैस्वर वाचन के संबंध में असत्य कथन, पद्य शिक्षण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपको पता है पद्य किसमें को बोलते हैं, कविता होती है जिसमें क्या होती है, कविता, काव्य खंड, उसमें हम स्वैस्वर वाचन करेंगे, मौन तो कर नहीं सकते, श्लोक वगैरह को दोहा, चौपाई आते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। मौन वाचन की अपेक्षा स्वैस्वर वाचन में अधिक स्थायी ज्ञान होता है। मौन वाचन की अपेक्षा स्वैस्वर वाचन में अधिक ज्ञान स्थायी होता है। आप सोच के देखो गाइज, एक तो आप मौन वाचन कर रहे हो मन को एकाग्र करके, और एक आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, तो बोल बोल के पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपको समझ भी कम आएगा। यदि आप मौन रूप में पढ़ रहे हो तो आपका जो ज्ञान है वो स्थायी भी होगा, तो ये तो गलत हो गया।
श्वेसर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन से अधिक स्थायी ज्ञान ग्रहण होता है, बिल्कुल सही है। इसको आप ध्यान भी रखना, ये अक्सर एग्जाम में आता है। प्राथमिक स्तर पर किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। श्वेसर वाचन किस पर किया जाता है? प्राथमिक स्तर पर। छोटे बच्चे होते हैं, 1 की 2 की जो क्लास होती है उसमें हम बच्चों से बुलवाते हैं, 1 2 3 4 गिनती वगैरह बोलते हैं, फिर सामने बच्चे खड़े हो जाते हैं, फिर उसके सामने बच्चे जो बैठे रहते हैं वो उसका क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, अनुकरण वाचन किया जाता है। तो उसमें भी बोलने की ध्वनि उत्पन्न, तो वो क्या होगा? से माने साथ में, स्वर माने स्वर के साथ, तो स्वर का मतलब उच्चारण के साथ। तो श्वेसर वाचन में प्राथमिक स्तर से ही किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत होगा? दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। देखो इसमें क्या पूछा? नहीं है या नहीं है, वो देखना है हमें। भाष्य प्रणाली, सिद्धांत प्रणाली। अब आपको पता है सिद्धांत किस में बनते हैं? किस में बनते हैं? निगमन प्रणाली में मिलते हैं। तो सिद्धांत प्रणाली को हम नियम विधि भी कह सकते हैं। आगमन में तो क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। सूत्र प्रणाली नॉर्मल है। ये तो तीनों ही प्रणाली किसकी हैं? व्याकरण शिक्षण की प्रणाली है। लेकिन भाष्य जो प्रणाली है वो किसकी है? पद्य की। किसकी है? पद्य की। तो ये गलत हुआ। खंडान्वय प्रणाली का दूसरा रूप क्या है? अब आपको पता है पद्य के 2 रूप होते हैं। अन्वय के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। अन्वय के खंडान्वय और दंडान्वय। और इसमें दंड जो होता है वो प्रथम अन्वय होता है और खंडान्वय द्वितीय अन्वय होता है। तो खंडान्वय प्रणाली का दूसरा रूप क्या कहलाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, क्योंकि उसमें खंड खंड करके किए जाते हैं। और खंडान्वय प्रणाली ही कैसी होती है? व्याकरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो इसी को हम बोल सकते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली, या इसी को हम बोल सकते हैं खोज प्रणाली, या इसी को बोल सकते हैं ह्यूरिस्टिक प्रणाली। नेक्स्ट गाइज, मैं आपके टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए चल रही हूँ। कितना टाइम हो गया बार बार देखती हूँ इसमें। व्याख्या प्रणाली का सम्मिलित रूप है। व्याख्या प्रणाली किस किस का सम्मिलित रूप है? देखो व्याख्या जब भी दिखे ना, हमें कोई भी कैसी भी व्याख्या कर रहा है उस पर हमें टीका नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? टीका नहीं करनी है। कोई कैसी भी व्याख्या करे उस पर हमें टीका नहीं करनी। अब जिस ऑप्शन में टीका है, जिस ऑप्शन में क्या है टीका, उसको काट दो आप। बस ये ध्यान रखना है, टीका इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तीनों ही ऑप्शन कट गए। बचा कौन सा? एक विकल्प बचा। यदि आपको ये 3 नहीं आते कोई बात नहीं, आप टीका वर्ड को ध्यान रखो, हमेशा यही आता है टीका। हमें व्यास प्रणाली में, व्याख्या प्रणाली में किसी की टीका नहीं करनी है। तो ये कट गया। व्यास, तुलना और समीक्षा का सम्मिलित रूप क्या होता है? व्याख्या प्रणाली होती है। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लेना इसको, आया हुआ क्वेश्चन है। गद्य शिक्षण की किस विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता? कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, बल्कि विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों से अर्थ स्वयं निकलवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 रीट में। प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, उद्बोधन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब आप बताइए, प्रवचन अब इसमें छात्रों के लिए पूछ रहा है। इसमें किसके लिए पूछ रहा है? छात्रों से अर्थ स्वयं निकलवाया जाता है। अब प्रवचन तो कौन देता है गाइज? प्रवचन तो अध्यापक देते हैं, तो छात्रों से इसका क्या लेना देना? इसको तो आप वैसे ही काट सकते हो। देखो इस प्रकार से करें क्वेश्चन को। व्याख्या विधि, व्याख्या ज़्यादातर कौन करते हैं? टीचर ही करते हैं, व्याख्या के द्वारा पढ़ाते हैं। छात्र क्या व्याख्या करेगा? ये ऑप्शन भी डिलीट। प्रश्नोत्तर, आप सोच सकते हो कि कठिन शब्दों का अर्थ, तो प्रश्नोत्तर में हम कहीं कठिन शब्दों का अर्थ नहीं निकालते, उसमें तो प्रश्न और उत्तर होते हैं। ये ऑप्शन भी डिलीट हुआ। अब बचा एक ऑप्शन, उद्बोधन विधि, या इसी को बोल सकते हैं अर्थबोध विधि। उद्बोधन विधि में कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता, बल्कि क्रियाओं के द्वारा, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, इसे कोई आपने दृश्य सामग्री दिखा दी या श्रव्य सामग्री दिखा दी, इस प्रकार से ग्लोब दिखा दिया, उसके माध्यम से आप उसको अर्थ निकलवाना चाहते हो, तो वो होती है उद्बोधन विधि। गाइज, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं, तो आप ऐसा ना समझें कि ये 22 से 23 क्वेश्चन हैं। ध्यान से पढ़ें। शिक्षा में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें पूछा क्या जा रहा है? असत्य कथन। कैसा कथन गाइज? असत्य पूछा है, इसको आप ध्यान रखें। इसमें पूछा है असत्य। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, स्टेटमेंट आ सकता है। इस बार भी रीट 2021 में 3 परिभाषाएं आई थीं, इसलिए मैंने आपके लिए परिभाषाओं को ऐड किया है, तो आप इन्हें ध्यान रखें।
हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। शब्द उच्चारण की क्रिया को मुद्रण देकर भौंकना, ये भी बिल्कुल सही है कि शब्द उच्चारण की क्रिया को मुद्रण देकर भौंकना किसने कहा था? मॉन्टेसरी ने, बिल्कुल सही है। बालक को पहले पठन, ये आया हुआ क्वेश्चन है इस रीट में, रीट 2021 में यही स्टेटमेंट आया था जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बालक को पहले पठन और बाद में लेखन का कार्य करवाना चाहिए, तो ये गलत है, क्योंकि मॉन्टेसरी ने बताया था, मारिया मॉन्टेसरी महोदया ने बताया था कि पढ़ने से पहले लेखन करना चाहिए, ना कि पढ़ने से पहले क्या लेखन होना चाहिए। तो इसने बताया था सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसने इस प्रकार से नहीं बताया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना नहीं बताया। लिखने से पहले किस पर बल दिया था? पढ़ने पर। पढ़ने से पहले किस पर बल दिया था? लिखने पर। गाइस माफ करना, पढ़ने से पहले लिखने पर, तो ये गलत है। बालक को पठन और लेखन साथ साथ करवाना चाहिए, सरयू प्रसाद, साथ साथ में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 शिक्षण विधि और दूसरी सूची में शिक्षण दिया गया है, तो इन ऑप्शन को तो आप काट दो, इन दो में से आंसर होगा, आप बताइए। तो मिलाइए, सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी होती है? खंडान में और आगमन। तो आगमन विधि किसकी है? व्याकरण शिक्षण की। तो से में दूसरा देख लो आप, से में दूसरा देखो, इधर देखो, से में दूसरा आना चाहिए। से ऑप्शन, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है, और इसमें दूसरा है, और इसमें चौथा है, तो वैसे ही कट गए, पहला ही दूसरा ही विकल्प होगा। सिंपल निकल आया कि ये तो किस में होगा? व्याकरण शिक्षण में हो गया। खंडान में मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये किस में होता है? कविता शिक्षण में होता है, पद्य में होता है। और कक्षा 8 में किस में होता है? एकांकी, नाटक का एकांकी होता है, तो नाटक शिक्षण की विधि कौन सी है? कक्षा 8 में विधि। और उद्बोधन विधि मैंने अभी आपको बताई थी, कहानी विधि, तो दूसरा विकल्प। देखो, एक ही विकल्प से हम राइट आंसर पर पहुंच गए। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। बताइए, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, उदाहरण कौशल और उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब आपको ज़्यादा नहीं आता, इतना तो आता ही है कि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, तो ए में फोर्थ, तो ए में फोर्थ इस विकल्प में है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला विकल्प। व्याख्या कौशल का अर्थ क्या होगा? फिर विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। उदाहरण का क्या होगा? विषय वस्तु का सरलीकरण। और उद्दीपन परिवर्तन का क्या होगा? यदि आप बार बार उद्दीपक को परिवर्तित करोगे तो बच्चों का क्या होगा? ध्यान का आकर्षण होगा, तो इसमें कौन सा होगा? फोर्थ विकल्प, तो बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या होगा? पहला इसमें है, इसमें तो है नहीं। देखो, इसमें देख लो, इधर से ऑप्शन कट गए हैं इसमें। अब आपको पता है फोर्थ में एक है, तो एक किसी में भी नहीं है, इसी में है, इसी से हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, श्यामपट्ट कौशल के संबंध में असत्य है। श्यामपट्ट को शिक्षक का सबसे परम और घनिष्ठ शब्द, ये शुद्ध है, मित्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट शिक्षण का सबसे सस्ता, सरल, सुबोध, स्वीकार्य और दृश्य साधन है, दृश्य है, बिल्कुल सही है। श्यामपट्ट को शिक्षक का बायां हाथ कहा जाता है, या उपयुक्त सभी। अब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर, पहले आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा क्या होगा इसका। तो श्यामपट्ट को शिक्षक का बायां हाथ नहीं, उपयुक्त सभी देख के कहीं यहाँ पे ये मत सोच लेना कि इसमें सारे आंसर सही हैं, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। श्यामपट्ट को शिक्षक का बायां हाथ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है गाइज? दायां हाथ। क्या कहा जाता है? दाहिना हाथ। श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी तो वैसे ही कट गया, तो आंसर कौन सा? असत्य पूछा है, तो तीसरा विकल्प। तो ये थे गाइज आज के लिए, बस इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।